बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिज़ाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई शदीद तरीन। ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, मिज़ाइल्स भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाक़या भी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पे बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदरफ्त करते हैं उनको रोका जाए। जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए, और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पर कर रहे हैं और फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, यानी अगर आप आबने हुर्मुज़ से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में, जहाँ अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर। ईरान का जो दावा है या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज़ है जो आबने हुर्मुज़ के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था, तो हमने वापस अटैक किया और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज़ इनको नुकसान पहुंचा और वो यहाँ से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबने हुर्मुज़ में धमाकों की इतला भी दी है। वहाँ पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है जो आबने हुर्मुज़ के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहाँ पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए हैं और ईरानी मुसल्लह अफवाज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबने हुर्मुज़ में। और इसराइली ज़रिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबने हुर्मुज़ में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फ़ौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है, और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबने हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक और जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सिरिक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मज़ीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज़ हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबने हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्होंने ये कहा जी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है। अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरानी अफवाज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका, यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और दूसरी जानिब धमाकों की आवाज़ें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी। ईरान क्योंकि वहाँ पर बम मार रहा था, तो कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंगबंदी वाकई बड़े पैमाने पर ख़तरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेथ के मुंह से भी सुना और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी, और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए, और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ईरान को मारेंगे तो वो वापस मारेगा। और आबने हुर्मुज़ को ताकत के साथ अमेरिका तो खुलवाने से रहा कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक मिलकर आबने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर नहीं खुलवा पाएंगे। आज़ाद कश्मीर के बारे में एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। मैं ये सारा आपके सामने भी रखूँगा, सिर्फ 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी।
अंसार अब्बासी साहब से एक खबर छपवाई गई। नॉर्मली आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ है उसको अखबारात के अंदर ज़्यादातर अंसार अब्बासी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब इनकलाबी हुआ करते थे या एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में आते हैं। जैसे ही नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब खबर ये देते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। खबर पे आपने गौर करना है। आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखे लेकिन तशद्दुद बैरूनी माली मावनत से चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिल कबूल, ये रिपोर्ट आ गई। अब नादरीन ये खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने, ज़रा गौर कीजिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, गैर मुल्की। देखिए अगर ये इंडिया होता या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती जिनके साथ इनके रवाबित होते या रॉ से पैसे ले रहे होते या इंडियन रॉ के साथ इनके ताल्लुकात होते तो एक सेकंड के अंदर ये हेडलाइन इंडिया या रॉ इन दो लफ्ज़ों से मुज़य्यन होती। यानी अगर कश्मीरियों के ताल्लुकात इंडिया के साथ होते या रॉ के साथ होते तो फिर हेडलाइन यहीं से शुरू होती ना कि एक्शन कमेटी के इंडिया से ताल्लुकात साबित हो गए या एक्शन कमेटी के रॉ के साथ ताल्लुकात के शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल गए। खबर ऐसे आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। तो ये गैर मुल्की रवाबित क्या है, एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित। अब मैं आपको बताता हूँ ये है कि और गेम क्या डाली जा रही है। आज़ाद कश्मीर में हर घर का कोई ना कोई शख्स और कई घरों के कई शख्स बैरून मुल्क रहते हैं। वहाँ पे एक ट्रेंड है क्योंकि लोग सरकारी नौकरी पे इंतजार करते हैं या फिर लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं वहाँ करने के लिए। तो जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो पाकिस्तान में जितने लोग बैरून मुल्क जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में लोग अपनी आबादी के तनासुब से बैरून मुल्क जाते हैं। बड़ी तादाद यहाँ बरतानिया में मौजूद है। हज़ारों लोग एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे शहर जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से यहाँ पे बरतानिया में भरे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के शहरी बरतानिया में रहते हैं। अब ये उनके साथ जब वो अपने रिश्तेदारों से रब्ते करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गैर मुल्की रवाबित इसको कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन रॉ के साथ या इसराइल की मोसाद के साथ या अमेरिका की CIA के साथ ये कोई या बरतानिया की MI6 के साथ इनके कोई रवाबित है, ऐसा नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों के साथ रब्ते हैं। अब वो बैरून मुल्क रहते हैं तो रब्ते तो बैरून मुल्क ही होंगे ना। जो यहाँ रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में किसी शख्स से रब्ता करूँ तो वो कहें जी इसके गैर मुल्की रब्ते हैं पाकिस्तानी शख्स को, तो झूठ तो नहीं कहा क्योंकि मैं तो बैरून मुल्क बैठा हूँ। तो मैं जो रब्ता करूँगा बरतानिया के नंबर से करूँगा तो वो जो नंबर देखेंगे जी गैर मुल्की रब्ते हैं जी इनके, ये सबूत आ गए जी हमारे पास। अच्छा दूसरा ये कहते हैं इनको बाहर से फंडिंग आती है। तो फंडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं कि आज़ाद कश्मीर का टोटल इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीर के शहरी, यानी बहुत बड़े पैमाने पे इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज़ जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो कितना पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को अपने ख़ानदान वालों को भेजते हैं। अब उसी पैसे से वो कारोबार करते हैं, उसी पैसे से वो तालीम हासिल करते हैं, उसी पैसे से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी पैसे से वो अपने मामलाते ज़िंदगी चलाते हैं। हत्ता कि उन्होंने एहतजाज भी करना हो तो उसी पैसे के ज़रिए से करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाकर दे दी और इस तरह साबित करने की कोशिश की जैसे दुश्मन ममालिक के एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। हालांकि ये मुहिब वतन लोग हैं। शौकत नवाज़ कश्मीरी को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, शौकत नवाज़ मीर को, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़े दुश्मन को गिरफ्तार किया, कुलभूषण यादव पकड़ लिया उन्होंने या अभिनंदन पकड़ लिया उन्होंने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सरबजीत सिंह तो नहीं पकड़ा गया। वो शौकत नवाज़ मीर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो वो बॉर्डर पे फौजियों के साथ जाकर खड़ा हुआ था और उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि हमसे जितनी मदद, जिस लेवल की मदद चाहिए होगी, हम वो मदद करने के लिए बार बार आएंगे। ये वो शौकत नवाज़ मीर है, मुहिब वतन आदमी है, पाकिस्तान का और कश्मीर का परचम उठाता है। अब इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो फौजी जर्नैल हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, और उनकी ज़रूरत भी है कि कभी भी कोई सिविलियन हुकूमत ना आए, कोई ऐसी हुकूमत ना आए जो हुकूमत फैसले करते वक्त हमसे इजाज़त ना ले। तो क्योंकि ये हसास इलाके हैं तो वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। लेकिन दौर बहुत आगे चला गया ना, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में काफ़ी शऊर आ गया, तो ज़्यादा देर तक आप कंट्रोल कर नहीं पाते। तो तरीक़ाकार ये होता है कि फिर आप लोगों को मार्जिन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसी ये मार्जिन देने पर तैयार नहीं है। नाज़रीन एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ा एक मुआशरती अलमिया भी है। ये एक नौजवान है, इसका नाम है ज़ीशान, और इसने अपने आप को आग लगा ली थी आज से कुछ अरसा पहले। ये ज़ीशान अरशद है, ये सुथरा पंजाब के अंदर नौकरी करता था। एक दिन ये आया और इसने आकर
अब शिकायत लगाई, और जो इसने शिकायत लगाई वो सलमा भट्ट की मौजूदगी में लगाई, यानी हुकूमत की मौजूदगी में। हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी, हुक्मरान वहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब का मंसूबा है, वहाँ पे आकर इस शख्स ने एक शिकायत लगाई। ये शिकायत इसने कैसे लगाई, आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, लेकिन आप ये सुने ज़रूर, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या क्या रहा था उस दिन। इस नौजवान ने पहले ये शिकायत लगाई, और जब इसकी बात नहीं सुनी गई तो फिर तंग आकर, गुर्बत के हाथों परेशान होकर इसने अपने आप को आग लगा ली। इसकी आग लगाने की भी वीडियो मौजूद है, जब इसने खुद को जला दिया। इन्हें डर नहीं लगता, इन्होंने रब को जवाब नहीं देना। वो आपके पास अपनी शिकायत लेकर आया था, वो रो रहा था, आपके पास इख्तियार था। अगर आप एक प्राइवेट आदमी है, कोई आपके पास आता है, वो आपसे कुछ मांगता है, आप दें या ना दें ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सरकार है और वो अपना हक मांगने आया है, और आप अगर नहीं देंगे तो क़यामत वाले दिन वो आपका गिरबान पकड़ेगा। इसने अपने आप को आग लगा ली और अब ये फौत हो गया, यानी ये आदमी अब मर चुका है। अब इसके घर वालों को एक चेक दे दीजिएगा, पता नहीं वो चेक भी कैश होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि कई मरतबा तो ये चेक भी कैश नहीं होते। और इसके बच्चों को बता दीजिएगा कि हमने तुम्हारे बाप को इंसाफ नहीं दिया था, तो उसने अपने आप को आग लगा ली। बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था। एक और बेवकूफ़ आदमी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये बाबा सिद्दीक है, ये इसकी तस्वीर देखें आप। इससे पहले इसकी एक वीडियो भी है, वो भी आप देखें। ये देखें, ये बाबा सिद्दीक है, इसके चेहरे पे देखें मुस्कुराहट है, हाथ में हथकड़ी है। ये देखें, कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी है। आपको पता है इसके उल्टे हाथ में हथकड़ी क्यों है? इसका सीधा हाथ है ही नहीं। ये बहुत गरीब आदमी है, इसका एक ही हाथ है, एक हाथ नहीं है इसका, माजूर है ये। और जो हाथ इसका बाकी है, उल्टा हाथ जिससे ये काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उस हाथ को हथकड़ी डाल दी गई। कसूर इसका क्या है कि इसने शहबाज शरीफ की तरह मांगना पसंद नहीं किया। ये शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी और बाकी सारे पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह मंगता नहीं बना। इसने कशकोल उठाने से बेहतर समझा कि ये मेहनत करे। ये तो सारे कशकोल उठा लेते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये तो मांगने वाले हैं सारे, इनकी शक्लें ही मांगने वाली हैं। सारी दुनिया में जाते हैं मांगने के लिए, महंगे महंगे तैयारों पे मांगने के लिए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, जो कर सकते हो कर लो। लानत है वैसे ऐसे लोगों के ऊपर जो इस किस्म की सोच भी रखते हैं। बहरहाल इनको खुद तो मांगने की आदत है, और गरीब आदमी जो ना मांगे और जो मेहनत मजदूरी करे। अब बाबे के साथ हुआ क्या, ये शेखुपुरा का रिहायशी है बाबा सिद्दीक, एक बहादुर इसका नहीं है। रेडी लगाकर ये अपना गुजर बसर करता था। इसकी रेडी पर जो फल लगा हुआ था ना, उसको जब्त कर लिया गया। आपको पता है एहलकार खा जाते हैं, ज्यादती करते हैं। बाबा जी ने किसी सहाफ़ी के सामने बैठकर वीडियो में शिकायत लगा दी कि जनाब देखें मेरा फल उठाकर ले गए और मेरे साथ ज्यादती की है। और उसके बाद बाबा जी को सामान वापसी के नाम के ऊपर थाने बुलवाया गया कि बाबा सिद्दीक थाने आके अपना सामान ले जाओ, जरा सी चुक के ले गए सी। ये बेचारा पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये माजूर आदमी है, इसका एक हाथ है, उसको हथकड़ी लगी हुई है। इसको थाने और कचहरी में काफ़ी जलील किया है इन्होंने, और अब मुकदमा अदालत की जानिब से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी अदालत ने कहा बेगुनाह है ये आदमी। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कुछ और लोग भी करेंगे तो बहुत मुमकिन है इस आदमी को थोड़ा बहुत पैसा देके या डरा धमका के या लालच देके या कुछ भी करके या सॉफ्टवेयर अपडेट करके इससे एक और वीडियो बनवा लेंगे, जनाब मैंने वो झूठ बोला था पहले। हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वो जो दुकानदार है बेचारा, उसने पोस्ट कर दी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव है। मरियम नवाज हर चौथे दिन किसी न किसी बाजार, किसी न किसी चौक की वीडियो लगा देती है कि जनाब पंजाब को हम ऐसा बना रहे हैं। तो ये सारे काम उन्होंने कुछ सरकारी पैसे से नहीं किए। कभी दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं, फंड ले लेते हैं ज़बरदस्ती का। कभी जनाब किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी वाले को कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला काम कर देंगे, तुम ये वाला चौक ज़रा इसकी ब्यूटिफिकेशन कर दो। तो इस तरीके से तो ये मैनेज करते हैं, फिर लोगों को डरा के भी रखते हैं। तो ये बाबा जो है बेचारा अब माजूर है। बहरहाल इसको छोड़ दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको एक सबक हासिल हो गया है कि आइंदा जब भी कभी आपके ऊपर जुल्म हो तो आपने आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपका एक हाथ भी हुआ ना तो उसके अंदर हथकड़ी डाल देंगे, और अगर आपके दोनों हाथ नहीं होंगे तो आपके गले में हथकड़ी डाल देंगे। ये लोग ऐसे जालिम हुक्मरान है, ये बेशरम लोग हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने इंकशाफ किया, मैं हिल कर रह गया। मैं आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीलॉग